स्टूडेंट्स वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और वो हमारा चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप रिसोर्सेस के बारे में क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे आप 3 प्रकार का जनरली रिसोर्स पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ब्रॉड कैटेगरी में रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रिसोर्स होता क्या है, आखिर रिसोर्स कहते किसको है। तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ हमारी ज़रूरत को पूरा करता है हम उसे रिसोर्सेस कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसे? ऑल द थिंग्स विच फुलफिल आवर requirements are known as resources. All those things, everything which will satisfy our needs, that would be called resources. अब रिसोर्सेज को देखिए, यहाँ पे रिसोर्सेज जो है सो जनरली 3 प्रकार का आप पढ़े थे। एक आपका नेचुरल रिसोर्स, दूसरा मैनमेड रिसोर्स और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स आपने पढ़ा था कि जो रिसोर्सेस हमें नेचुरली प्राप्त होता है बिना मानव के इंटरफेरेंस को, उसे हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। दोज रिसोर्सेज विच वी गेट नेचुरली विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, that is known as natural resources. And those resources which have been created by the human being, that are known as man-made resources. And human beings are itself resources. So human resources, है ना, people as a resources known as human resources. You know how people are used as resources? Suppose if you are sick, then you will go to a doctor. So doctor is also working as a resource. Doctor is also fulfilling your requirements. So as a doctor he is the resource. So that doctor would be called people resource. हाँ, समझ गए? देखिए फिर से बता रहा हूँ। नेचुरल रिसोर्स जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। मैनमेड रिसोर्स जिसको मनुष्य ने बनाया है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आपका स्मार्ट बोर्ड को आपका मनुष्य ने बनाया है, पंखा को मनुष्य ने बनाया है, गाड़ी को मनुष्य ने बनाया है, तो वो सब हो गया आपका मैनमेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है, सूर्य है, चंद्रमा है, नदी है, पहाड़ है, ये सब नेचुरल रिसोर्स है ना। उसके बाद आपका ह्यूमन रिसोर्स, मानव भी एक संसाधन है। जब मानव आपके लिए रिसोर्स के यूज में प्रयोग होते हैं तो उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। जैसे मानव डॉक्टर के रूप में आपकी ज़रूरत पूरा कर सकता है, इंजीनियर के रूप में ज़रूरत को पूरा कर सकता है, प्रोफेसर के रूप में कर सकता है, कारपेंटर के रूप में कर सकता है। तो ये सब हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, दे आर नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स। गॉट इट? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक एक करके हर रिसोर्स के बारे में देखेंगे, है ना। एक एक करके देखिए यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अब उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के रिसोर्सेस हैं। कितने प्रकार के स्टूडेंट्स? उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के रिसोर्सेस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति 2 ही प्रकार के चीज़ों का हुआ है, एक जिसमें जान है और दूसरा जिसमें जान नहीं है। एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक, है ना। याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देर आर 2 kinds of resources, biotic resources and abiotic resources. Biotic resources, those resources which have life in them and have been given by the nature, means all those natural resources which have life in them, they are considered as biotic resources. For example, human beings, animals, plants, they are examples of the biotic resources. Now we will see abiotic resources, अजैविक संसाधन जिसमें जान नहीं है। वो सारे प्राकृतिक संसाधन जिसमें जान नहीं है उसे हम लोग अजैविक संसाधन कहते हैं, यानी अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम बट दैट वी गेट नेचुरली, दे आर कंसिडर्ड एज अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सन, मून, एयर, वाटर, रिवर्स, है ना। All these are examples of abiotic resources. Got it? अब अगला हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर 2 प्रकार के रिसोर्सेस हैं। एक है आपका रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे रिसोर्स को कहते हैं जो एक बार यूज करने के बाद पुनः रीजनरेट हो जाता है स्वतः, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे सूर्य, सोलर एनर्जी, सूर्य के किरण आज आप ले रहे हैं, कल फिर से वो स्वतः रीजनरेट होगा, आपका लेने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है।
है ना, वाटर है, पानी है, पानी आज आप कुआं सुखा दीजिएगा, कल फिर कुआं भर जाएगा, तो वो आपका रेन्यूएबल रिसोर्स का उदाहरण है। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस में आपका आ जाता है मिनरल्स। मिनरल्स जितने भी खनिज है, जैसे कोयला है, कोयला जहाँ एक बार खत्म हो जाएगा तो वहाँ फिर दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा, या होगा भी अगर कोयला फिर वहाँ पे अगर फिर से दोबारा अगर कोयला आपका मतलब फिर से अगर वहाँ पे आता भी है वहाँ पे, तो बहुत समय लग जाता है, हजारों हजार साल लग जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस। दोज रिसोर्सेस which cannot be reused, means which cannot be regenerated after once used, right? Those resources which cannot be regenerated after once used, those resources are known as non renewable resources। समझ गए? तो एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर दो प्रकार का, एक रेन्यूएबल और दूसरा नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल रिसोर्स जिसको एक बार यूज करने के बाद पूरा रीजनरेट होता है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स जो एक बार यूज होने के बाद पुनः रीजनरेट नहीं होता है। चलिए अब फिर अगला है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर चार प्रकार के रिसोर्सेस है। एक है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है नेशनल और चौथा है इंटरनेशनल। अब समझिए इंडिविजुअल क्या है। इंडिविजुअल मतलब होता है वो किसी एक व्यक्ति का है, या हो सकता है एक समूह का हो, है ना, लेकिन वो किसी प्राइवेट है मतलब किसी खास व्यक्ति का है। जैसे कोई प्राइवेट स्कूल हो गया, आपका घर हो गया, या आपका कोई प्राइवेट लैंड है, ठीक है, तो वो आपका हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स मींस दोज रिसोर्सेस व्हिच इज ओन्ड बाय अ पर्सन, है ना, और अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, दैट इज कंसीडर्ड एज आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेस। अब हो गया आपका कम्युनिटी मतलब जिसमें एक पूरा समुदाय का अधिकार होता है, जैसे आप खेल का मैदान, वो आपका कम्युनिटी रिसोर्स का उदाहरण है। The resource which is owned by a community, for example, playground or many another things are there. For example, hospital which is situated, government hospital which is nearby your home, that is owned by the whole community who are living around that place, right? तो वो हो गया आपका कम्युनिटी रिसोर्स। फिर आपका है नेशनल रिसोर्स मतलब जिसमें पूरा देश का होता है, जो सरकार के अधीन होता है और जिस पर पूरा देश के लोगों का अधिकार है। जैसे रोड आपका रांची पटना रोड बना हुआ है, तो वो आपका नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आ गया, मतलब नेशनल टेरिटरीज के अंतर्गत जो आता है वो आपका उदाहरण है नेशनल रिसोर्स का। और इंटरनेशनल रिसोर्स जिसमें पूरा विश्व का है, जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं है, जैसे कोई समुद्र है तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स का उदाहरण है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर चार प्रकार का है। एक तो है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप्ड, तीसरा है स्टॉक और चौथा है रिजर्व। पोटेंशियल मतलब जिसकी अपार संभावनाएं हैं लेकिन यूज नहीं हो रहा है ना। दोज रिसोर्सेस who are present, the resources which are present but are not being used due to lack of technology or due to lack of accessibility, the resources are not being used, that are known as potential resource. For example, in Rajasthan and in Rajasthan or Gujarat, there is huge possibility of the solar energy resources, but they are not using, so that would be considered as potential resource. और डेवलप्ड रिसोर्स जो डेवलप्ड है, जिसको हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, मतलब जिसका क्वांटिटी क्वालिटी पता है और हम लोग यूज भी कर रहे हैं, उसको हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स करते हैं। द रिसोर्सेज हुज क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर नोन टू अस एंड आर बीइंग यूज्ड आल्सो, दैट आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज। चलिए अब है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक मतलब जिसको हम लोग स्टॉक करके रखे हैं। स्टॉक समझ रहे हैं? आप लोग कोई दुकान खोलते हैं तो सामान को स्टॉक रखते हैं ना, तो जो रिसोर्स को हम लोग स्टॉक करके रखे हैं आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। फिर आपका रिजर्व, जिसको हम लोग सुरक्षित रखे हैं, रिजर्व रखे हैं, वो हो गया आपका रिजर्व रिसोर्सेज, है ना। क्या हो गया स्टूडेंट्स? रिजर्व रिसोर्सेज। अब यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया गया है। नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज किया गया है ना। नेचुरल रिसोर्स में देखिए आपका रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल दो प्रकार से बताया गया, जिसके बारे में अभी हमने आपको डिफाइन कर दिया था। ह्यूमन रिसोर्स को है जो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी हम लोग रिसोर्स के ये प्रकार पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर और आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हम लोगों ने रिसोर्स के प्रकार को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे रिसोर्सेस में नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, ये जनरल दो प्रकार के मेन रिसोर्स हैं। इसमें आपका रेन्यूएबल है
और दूसरा नॉन रेन्यूएबल है, जो आप एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर भी देखे थे। वो दोनों आपका जो है सो नेचुरल रिसोर्स के ही प्रकार हैं। अब इसमें रेन्यूएबल को फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है। रेन्यूएबल रिसोर्स को एक है आपका कंटिन्यूअस और फ्लो, जिसमें आपका कंटिन्यूअस जो लगातार चलते रहता है रेन्यूएबल है। तो हम बता ही दिए आपको, कंटिन्यूअस एंड फ्लो जो कंटिन्यू चलते रहता है रेन्यूएबल रिसोर्स में, है ना। रेन्यूएबल रिसोर्स को भी है जो आपका कंटिन्यूअस है ना, जो फिर से एक बार यूज करने के बाद पुनः रीजनरेट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रेन्यूएबल रिसोर्स। तो रेन्यूएबल रिसोर्स एक हो गया। दूसरा हो गया बायोलॉजिकल और एक आपका कंटिन्यूअस और फ्लो। तो बायोलॉजिकल में आपका नेचुरल वेजिटेशन, ये भी देखिए, ये भी आपका जो है सो एक बार यूज करने के बाद पुनः रीजनरेट होता है। वाइल्ड लाइफ, ये भी आपका किसका उदाहरण है? बायोलॉजिकल रिसोर्स का उदाहरण है। बायोलॉजिकल रिसोर्स दो प्रकार का है, याद रखिएगा। रेन्यूएबल रिसोर्स दो प्रकार का है, कंटिन्यूअस और फ्लो, और दूसरा बायोलॉजिकल। देर आर टू काइंड्स ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्स, वन इज कंटिन्यूअस और फ्लो एंड सेकेंड इज बायोलॉजिकल। और उसके बाद फिर आपका बायोलॉजिकल जो है रिसोर्सेस वो दो प्रकार का है, एक है आपका वेजिटेशन और दूसरा है आपका वाइल्ड लाइफ, है ना। नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट को ही हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा है वाइल्ड लाइफ। फिर आप इधर आइएगा नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स में। तो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है रिसाइकेबल और दूसरा होता है नॉन रिसाइकेबल। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स का हमने एग्जाम्पल आपको बताया था कि जितने भी आपका जो है सो मिनरल्स है, सारा मिनरल्स जो है सो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स का उदाहरण है। ऑल द मिनरल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। अब मिनरल्स दो प्रकार के यहाँ दिखाया गया है, एक रिसाइकेबल मिनरल्स होता है, एक नॉन रिसाइकेबल मिनरल्स होता है। तो जो रिसाइकेबल है ना, उसको मेटल्स कहते हैं। मेटल्स को हम लोग जो है सो रिसाइकल कर सकते हैं मिनरल्स को। जैसे आपका लोहा है, लोहा एक बार आप यूज कर दिए तो उसको फिर से आप रिसाइकल कर सकते हैं। अगर वो खराब हो गया तो फिर से फैक्ट्री में जाके उसी को नया करके बना के ला दिया जाएगा। लेकिन जो चीज़ फॉसिल फ्यूल्स, नॉन रिसाइकल में क्या है? फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, जलावन। जैसे आप लकड़ी को जला दिए तो लकड़ी फिर से आप उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, जला दिए तो खत्म हो गया, है ना। या तो फिर कोयला है, कोयला आपका एक बार जला दिए तो खत्म हो गया, उसको फिर से आप जो है सो रीयूज नहीं कर सकते हैं, रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग नॉन रिसाइकल रिसोर्स। क्या कहते हैं? नॉन रिसाइकल रिसोर्स। अब आगे बढ़िए, देखिए फिर एक हम लोग पढ़ेंगे, रियो डी जेनेरियो में एक हुआ था अर्थ समिट। अर्थ समिट क्यों हुआ था? ये आपका रियो डी जेनेरियो आपका ब्राज़ील में एक जगह है, वहीं पे फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था 1992 में, जिसका नाम दिया गया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्यों कहा गया था? चूँकि 21वीं शताब्दी में पर्यावरण को बचाने के लिए और ग्लोबल लेवल पे आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधार करने के लिए यहाँ पे जो है सो बैठक हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, जिसमें 100 से अधिक देश के लोग भाग लिए थे। और सब लोग जो है सो मेन मुद्दा वही था, पर्यावरण को बचाना और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना, है ना। तो वहाँ बैठक हुई थी इंटरनेशनल लेवल का। ये 2021 में डेवलपमेंट को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुआ था 2021 के लिए। इस देश का नाम दिया गया एजेंडा 21। जून 1992 में हुआ था बैठक, कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, है ना। इसको फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहा जाता है। पहली बार जो है सो विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, राइट। चलिए, ये आप लोग समझ गए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे चैप्टर में रिसोर्स प्लानिंग, इसके बारे में भी आप देखिए। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? तो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है रिसोर्स को जो है सो हम लोग को बहुत ही सावधानी से यूज करना है, एकदम प्लानिंग के साथ। जैसे तैसे यूज करेंगे तो आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग के पास रिसोर्स की बहुत कमी हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। कुछ रिसोर्स में आपका, जैसे इसमें आपका एक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस है और डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस है, रिसोर्स प्लानिंग है ना। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए क्या क्या पढ़ना है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत में किस प्रकार से रिसोर्स प्लानिंग किया गया है ना। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस पढ़ेंगे, किस प्रकार से रिसोर्स का डिप्लेशन होता है। लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे, लैंड को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो लैंड, हमारा सारा लैंड जो है सो सिर्फ कृषि के लिए यूज नहीं होता है ना। कुछ ज़मीन जो है फॉरेस्ट के रूप में यूज होता है, मतलब जंगल लगा हुआ है। कुछ बंजर भूमि है, बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है ना, जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है, जिसमें हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स, जहाँ पे
मिसलेनियस मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कहीं आम का पेड़ लगा है, कहीं लीची का पेड़ लगा है, तो वहाँ भी हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं। फैलोलैंड्स, फैलोलैंड्स मतलब होता है जो बंजर भूमि है। तो बंजर भूमि दो तरह से हो सकता है, एक जो अभी सिर्फ फिलहाल आप कुछ साल 6 महीना से छोड़े हैं, और एक बंजर भूमि जो कम से कम 1 साल से ऊपर से, 1 साल से लेकर 5 साल 4-5 साल से प्रति पड़ा है ना। तो एक हो गया करंट फैलो। करंट फैलो मतलब जो 1 साल से मतलब 1 साल के ही हुआ है, छोड़े हुए, है ना, जो 1 साल से कम से छूटा हुआ है, मतलब कोई भी एक एग्रीकल्चरल ईयर या उससे कम पड़ती रहा है। और आपका होता है एक करंट फैलो हो गया, और दूसरा हो गया अदर देन करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो मतलब जो 1 साल से ज़्यादा से पड़ती है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से पड़ती है, उसको कहते हैं अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो मतलब अभी तुरंत आपका प्रति छुड़ा है, मतलब पिछले साल उसमें खेती हुआ था लेकिन इन साल खेती नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं करंट फैलो, है ना। उसके बाद अदर देन करंट फैलो जो 1 साल से ज़्यादा हो गया है प्रति। नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया एक्सटेंट लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड नॉन एज नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, तो जिस जमीन पे फसल उगाया जाता है ना, मतलब जिस जमीन पे फसल बोया जाता है और काटा जाता है, तो उस एरिया को हम लोग कहते हैं नेट सोन एरिया। द लैंड विच इज कल्टिवेटेड और द लैंड वेयर वी कैन सो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स, दैट लैंड इज नोन एज नेट सोन एरिया। means the agricultural land, or you can say the land which is used for the agriculture, that is known as net sown area. नेट सोन एरिया समझ गए। उसके बाद आपका है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में क्या होता है, नेट सोन एरिया प्लस जिस एरिया में एक से ज़्यादा बार फसल उगाया गया है ना, द एरिया वेयर क्रॉप्स हैज बीन ग्राउंड मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, और प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। Got it, students? Now again I am going to repeat it about the resources. I told you all those things which are used for our which can satisfy our needs, that are known as resources. Everything which will satisfy our need, that would be called resources. Generally we have read there are 3 kinds of resources that already we have read in class 8: natural resource, man-made resource, and human resource. Natural resource, you have read that all those resources which fulfill our requirement and have been given by the nature, means all those resources which we get naturally without any interference of the human being are known as natural resources. For example, I told you sun, moon, है ना, all those things which we get by the God, by the nature. Man-made resource which are made by the human beings, for example, fan, table, chair, right? And human resource, I told you, people, when people are used as resource, then that is called human resource. For example, doctor, engineer, professor. Got it? So I hope you might have understood till here. Now I will tell you land distribution. In our country, land has been distributed in 3 categories. Plains, 43% of land is plain area in our country where agriculture can be done, and 27% of the total land is covered with plateaus, and 30% of the total land is covered with mountain. Did you understand, dear students? Now we will study land use pattern. You have read. I will tell you now land degradation and land conservation. Why land is being degraded and how can we conserve the land? Land degradation is done due to overgrazing, due to deforestation, due to mining, है ना? And how can we conserve the land? By controlling over irrigation, by controlling over the mining, and by controlling over the over irrigation, we can control the land degradation. After that, we will also study about the types of soils. There are 6 types of soils found in our country. The most fertile soil, which is alluvial soil, that is found in the entire part of the northern plains and in some parts of Gujarat, Maharashtra. Apart from that, that is found in the deltaic regions also, in the delta of Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri. Apart from that, after that, we will study about the alluvial soil, which is the most fertile soil, है ना? And black soil, which is the most fertile soil for the production of cotton. That is why that is also known as cotton soil. And that is also known as regur soil. Why? Because that is made up of the flow of lava. है ना? Black soil is formed by flowing up lava. That's why it is known as regur soil also. Right? After that, again we will study about the laterite soil. Laterite soil is the good soil for the production of cashew nut. है ना? Cashew nut is grown in the state of Tamil Nadu, Kerala, and Andhra Pradesh.
that is used for black soil, है ना. After that we will again study about the kinds of soil, है ना. See how many kinds of soils I am telling you: alluvial soil, black soil, है ना. Alluvial soil, black soil, and now I will, one more thing I will tell you. Alluvial soil, there are two kinds of alluvial soils also, Bhangar and Khadar. The new alluvial soil is known as Bhangar and old alluvial soil is known as Khadar. When we talk about the Bhangar, then we will say old alluvial soil, right? There are two kinds of alluvial soil. One is old alluvial soil and second is new alluvial soil. Old alluvial soil is known as Bhangar and new alluvial soil is known as Khadar. Black soil, I told you, black soil found in the where? Black soil is found in some parts of see here in the map also you can see my dear students, see in the map forest mountainous area. Here I will show you about the soils. Where are these soils found? Through the map we will come to know. See in this area here if you see, this is the Himalayan mountain. This entire part is known as Himalayan mountain, right? This is Himalayan mountain. This is called Himalayan mountain, है ना. हिमालयन माउंटेन में आप देखिएगा ये वाला एरिया देखिए, ये फॉरेस्ट सॉइल है. हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र में ये जो जंगल है इसको आपको हम लोग फॉरेस्ट या माउंटेनियस सॉइल कहते हैं. और इधर भी है कुछ ये तो एरिया नेपाल है, तो ये तो भारत में कंसीडर नहीं होगा, भूटान है. मतलब हिमालय क्षेत्र में जितना भी आपका एरिया है फॉरेस्ट वाला उसको हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट सॉइल. फिर आप देखिए एलुवियल सॉइल पूरा इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जा रहा है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स में. उसके अलावा इधर देखिए कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान और गुजरात में भी पाया जाता है ना. उसके बाद डेल्टाइक रीजन, महानदी कृष्णा कावेरी, है ना. महानदी कृष्णा कावेरी के डेल्टा वाला रीजन में भी पाया जाता है. उसके बाद देखिए इधर भी आपका जो है सो आपका एलुवियल सॉइल पाया जाता है. ब्लैक सॉइल की बात करेंगे तो ये डिक्कन प्लेट्यू वाला रीजन में ये देखिए प्लेट, है ना, ये आपका पाया जाता है. फिर लैटेराइट सॉइल, ये वाला क्षेत्र देखिए स्टूडेंट्स, है ना, ये लैटेराइट सॉइल है. लैटेराइट सॉइल देखिए आपका सिर्फ यहाँ पे पाया जाता है लैटेराइट सॉइल ये वाला क्षेत्र में, है ना. सी वी विल सी लैटेराइट सॉइल. Okay, so students, now we will see laterite soil. You can see the area. See, these are the areas where laterite soil is found. Laterite soil, है ना, you can see here in this side. Here also you can see in this side some parts of Goa. In Goa and in Maharashtra you can see laterite soil is found. Laterite soil is found also in some parts of Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh where cashew nut is produced, है ना. Laterite soil is the good soil for the production of cashew nut. As you saw that, as I have taught you that alluvial soil is the most fertile soil for the production of any grains. But when we especially talk about the cotton, then black soil is the most fertile soil. Black soil is also known as cotton soil because it is good soil for the production of cotton. Right, black soil is the best soil for the production of cotton. That's why black soil is also known as cotton soil. And why is it known as regur soil? Because it is made up due to flow of the lava. Due to flow of the lava, black soil is made up. That's why black soil is known as regur soil. Now we will see. You can see the area and arid soil. Arid soil is only found in the western part of Rajasthan, in the desert area. You know, in Rajasthan there is a desert which is known as the Great Desert of India. There is only one Great Desert of India that is known as Thar Desert, that is found in the western margins of Aravalli Hills in the western part of Rajasthan. You can see in the map, this is the western part of Rajasthan. This is also called the western margins of the Rajasthan where arid soil is found. This soil is not fertile soil. This soil is barren soil. Right, here production cannot be grown. Very few production you can see there. And there is only one river which flows in the Indian desert, that is known as Luni.
Luni is the only river which flows in the Indian desert. After that, again I will tell you, है ना? You have seen the already you have seen the soils. Now I will tell you which soil is found in which places. That also I will tell you. This part I told you. This entire part is Himalayan mountain. This mountain. Yeah, this mountain, if you talk about this mountain, then it is about 2,400 kilometer long. The total length from here to here of the Himalayan mountain is 2,400 kilometer. And if you talk about the width, then here the width of the Himalayan mountain is, 400 kilometer. 400 kilometer. But when we come in the Arunachal Pradesh, in this place, then the Himalayan mountain is only 150 kilometer, right? And in the lower part of the Himalayan mountain, in this place, you can see these are the northern plains. These northern plains has been divided into 3 parts. One is Punjab plains. This part is known as Punjab plains. This part is known as Ganga plains, and this part is known as Brahmaputra plains, right? In Punjab plains, if you talk, that is also known as Indus plains, है ना? And in this part is known as Ganga plains. In Ganga plains, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, some parts of Rajasthan, and some parts of Rajasthan and Paschim Bengal covers, right? And when we talk about this part, then this is known as Assam plains. This is also known as Brahmaputra plains. Did you understand, my dear students? The total length of the northern mountain is also 2,400 kilometer, because that is parallel to the Himalayan mountain. So the length which is of the Himalayan mountain, the same length is of the northern plains. Northern plains is total 2,400 kilometer in length, but in width it varies from 240 kilometers to 320 kilometers. Did you understand? Northern plain varies from 240 kilometers, 240 to 320 kilometers. Did you understand, my dear students? But when we talk about the Himalayan mountain, then the width of the Himalayan mountain varies from 400 kilometer to 150 kilometer. In Ladakh area, Himalayan mountain is 400 kilometer in width, but when we come to the Arunachal Pradesh area, then it is only 150 kilometer in width. But the length is 2,400 kilometer. Did you understand? And about the Himalayan mountain also I will teach you. This mountain has been divided into 3 ranges, from north to south. From here to here, it has been divided into 3 ranges: Himadri, Himachal, and Shivalik. The northernmost part of the Himalayan mountain is known as Himadri, and the middle part of the Himalayan mountain means the southern part of the Himadri ranges is known as Himachal. Himachal is also known as Lesser Himalaya, and Himadri is also known as Greater Himalaya, or the Great Himalaya, or the Inner Himalaya. All are the name of the same. So you don't have to be confused. As you might have read in history that Kautilya is also known as Vishnugupta, Chanakya. So if in question it would be given in place of Chanakya, Kautilya, then you don't have to be confused. You have to know there are lots of names for a single word, right? So now I am telling you, this part is known as Himadri. The northernmost part of the Himalayan mountain is known as Himadri, which is also known as Greater Himalaya, which is also known as Great Himalaya, which is also known as Inner Himalaya. And the middle part of the Himalaya is known as Himachal, that is also known as Lesser Himalaya. And the outermost part of the Himalaya, outermost means this is the southern part of the Himalaya, or the outermost part of the Himalaya is known as Shivalik. Understood? And if we talk in this from west to east, it has also been divided into 4 categories. That also I will discuss. Okay, students? So today I stop my video here. Later on, I will again come with new video, and in that video I will tell you this chapter in details. Thank you very much.